Good afternoon, sir. ओके चलो हम स्टार्ट करते हैं. वी स्टार्ट विद द रेडियो एक्टिविटी. आज जो टॉपिक है आपका, वी स्टार्ट विद द रेडियो एक्टिविटी. ये मॉडर्न फिजिक्स का लास्ट टॉपिक. दिस इज सिंपली नोन एज ए रेडियो एक्टिविटी. ये टॉपिक जो है सबसे आपका मॉडर्न फिजिक्स का सबसे लास्ट में हम इसी टॉपिक को रेडियो एक्टिविटी. उसके बाद फिर आपका सेमीकंडक्टर्स वगैरह आ जाएंगे, वो जो कि बहुत लंबे टॉपिक नहीं है, तो जल्दी आपका 12th का कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा. इट विल नॉट टेक मच टाइम. उसके बाद विल स्टार्ट द रिवीजन. चलो, तो रेडियो एक्टिविटी की जो डेफिनेशन है, रेडियो एक्टिविटी को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं. द फिनोमेना ऑफ राइट सेल्फ इमिशन ऑफ रेडिएशन. फिनोमेना ऑफ सेल्फ इमिशन ऑफ रेडिएशन, है ना भाई. जो सेल्फ रेडिएशन ऑफ इमिशन का जो फिनोमेना होता है, फिनोमेना ऑफ सेल्फ इमिशन ऑफ रेडिएशन in the form of energy, in the form of energy, form of energy is called radioactivity. है ना, क्या आपका होता है ना, इसी को हम बोलते हैं जैसे कि आपकी रेडियो एक्टिविटी एंड एलिमेंट राइट which emits radiation, which emits radiation is called radioactive substance. radioactive, है ना. तो ये आपकी रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन हो गई. The phenomena of self emission of radiation in the form of energy is called radioactivity. और जो एलिमेंट रेडिएशन इमिट करते हैं उसी को हम रेडियोएक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं, है ना. तो सिंपल से ऐसा होता है कि आपने कई बार देखा होगा कि ये डायग्राम बड़ा एक पॉपुलर डायग्राम है. वह इस तरह से कोई यहाँ पे रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रखा हुआ है, मे बी यूरेनियम, थोरियम, कुछ भी हो सकता है. तो इससे अपने आप ही रेडिएशन बाहर निकले. तो सेल्फ इमिशन ऑफ रेडिएशन को क्या बोलते हैं, रेडियोएक्टिविटी. तो इससे तीन तरह के मेनली सब्सटेंस बाहर निकलते हैं. एक तो अल्फा, दूसरा आपका निकलता है बीटा, और तीसरा आपका निकलता है गामा, है ना. वह इस तरह से रेडिएशन जब सेल्फ इमिशन होगा तो इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, आपकी रेडियो एक्टिविटी. और तीन तरह के यहाँ से रेडिएशन हो रहे हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा, है ना. इसी के बारे में आपको पढ़ना है कि जो अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशन हैं, इसका बेसिकली आपका मेन कंसेप्ट क्या है. बेसिकली मेन कंसेप्ट को हम रेडियो एक्टिविटी में पढ़ते हैं, है ना. इसलिए आप ऐसे करिए. वेट फॉर अ मोमेंट, थोड़ा सा मेरी पेन में इंक खत्म हो गया, तो रखने रिफिल.
ओके, है ना। तो मेनली जो यहाँ से डिके होता है ना कि रेडियो एक्टिविटी में कौन से सब्सटेंस बाहर निकलते हैं, मैंने कहा कि अल्फा बीटा एंड गामा निकलते हैं, तो इसके बारे में हम जानते हैं। और ध्यान रखना, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं उसका जो एटॉमिक नंबर होता है दिस इज ग्रेटर देन 80। जेड 80 से जो भी ज्यादा सब्सटेंस है वो नियरली यूजली वो रेडियो एक्टिव होती है। जेड की वैल्यू 80 से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पे 3 तरह के पार्टिकल्स की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो मानते हैं कि इसमें जो इमिट होता है दैट इज अल्फा पार्टिकल्स, है ना, कि सबसे पहला जो चीज रिलीज हो रहा है दिस इज योर अल्फा पार्टिकल, है ना। तो अल्फा पार्टिकल आपको पता है कि इसका जो सिंबल होता है वो 2He4 होता है ना। अल्फा पार्टिकल कुछ नहीं है, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। ये अल्फा पार्टिकल जो होता है दिस इज सिंपली न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, है ना। तो भाई हीलियम एटम का क्या होता है, जैसे कि आपका न्यूक्लियस होता है, इसी को क्या होता है, जैसे कि आपका अल्फा पार्टिकल। एक तो इसमें अल्फा पार्टिकल निकल रहा है। दूसरी जो चीज होती है दिस इज नोन एज अ बीटा पार्टिकल। ये रेडियोएक्टिव जब सब्सटेंस होंगे तो इसमें क्या इमिट होगा, बीटा पार्टिकल। तो बीटा पार्टिकल जो होते हैं दीज आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर सिंपली फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो जो बीटा पार्टिकल निकलते हैं नॉर्मली ये इलेक्ट्रॉन से होते हैं। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो होंगे इसी को मिलता है जैसे कि आपका बीटा पार्टिकल्स। और तीसरी जो चीज इमिट होती है यहाँ पे दैट इज योर गामा रेडिएशन, है ना। किससे जो इमिट होता है दैट इज नोन एज अ गामा रेडिएशन। तो अगर गामा रेडिएशन जो है ना इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, कि गामा रेडिएशन जो है इट्स इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, कि आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ऑफ न्यूक्लियस ऑरिजिन, ऑफ न्यूक्लियस ऑरिजिन। कि ऑरिजिन जो न्यूक्लियस से होकर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट होती है उसी को हम क्या होता है आपकी गामा रेडिएशन। तो 3 तरह की चीजों की हम बात कर रहे हैं। एक तो आपका अल्फा पार्टिकल जो कि हीलियम का न्यूक्लियस है, दूसरा इससे इमिट होता है बीटा पार्टिकल, और तीसरा आपका गामा रेडिएशन हो गया। तो गामा रेडिएशन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ऑफ न्यूक्लियस ऑरिजिन, है ना। तो जो गामा रेडिएशंस हैं इसमें सिर्फ एनर्जी होती है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है ना, कि भाई इसका ना तो कोई न्यूक्लियस ऑरिजिन ऑफ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, है ना, एंड नो मास, origin of very short wavelength, very short wavelength, है ना, has no mass, has no mass, है ना। तो जैसे आपने यहाँ पे गामा रेडिएशन को जब शो करोगे ना तो 0 गामा 0 से आप शो करोगे, ना तो इसमें कोई मास है ना ही कोई चार्ज है। जब बीटा पार्टिकल को आप शो करोगे तो आप शो कर दोगे -1 बीटा 0 से, है ना, क्योंकि इसमें एक नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ये पास में इलेक्ट्रॉन है और अल्फा पार्टिकल को तो आपने 2He4 से रिलेट कर दिया। तो नॉर्मली जब भी कोई रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, रेडियोएक्टिविटी होने का जो मेन रीजन है अनस्टेबल से सब्सटेंस स्टेबल होता है। क्या अनस्टेबल होता है, कुछ रेडिएशन इमिट होंगे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा जल्दी आपका स्टेबल हो जाएगा। तो अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ टेंड्स करता है, कुछ सर्टेन रेडिएशन इमिट करता है ना। तो ये जस्ट हमने 3 तरह के पार्टिकल्स की बात की है। तो जब 3 तरह के पार्टिकल्स इमिट हो रहे हैं तो जो डिके भी होता है वो 3 तरह का होता है। तो सबसे पहला जो डिके होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा डिके। कि कोई भी न्यूक्लियस सब्सटेंस है तो उससे सबसे पहले जो हम डिके की बात करेंगे वी टॉक अबाउट द अल्फा डिके। पहला जो डिके है दिस इज सिंपली नोन एज ए अल्फा डिके। साधारण में जो अल्फा डिके होता है, अल्फा डिके में क्या होगा कि एक हीलियम निकल जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट आपका जैसे कोई एक्स सब्सटेंस है ना, कि भाई जेड एक्स से कोई न्यूक्लियस है, इससे अगर कोई अल्फा डिके हो गया, यहाँ से क्या हो रहा है कि आपका अल्फा डिके, तो ये किसी वाई में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका जेड में 2 का कम हो जाएगा और जो आपका ए है वो 4 से कम हो जाएगा, है ना। प्लस एक अल्फा पार्टिकल यहाँ से रिलीज हो गया 2He4, है ना। प्लस आपका यहाँ पे इस रिएक्शंस में कुछ क्यू वैल्यू होगी, है ना। इस रिएक्शंस में कुछ एनर्जी भी इमिट होगी, उसी को क्या होता है कि आपकी क्यू वैल्यू, है ना। तो क्यू वैल्यू यहाँ पे इमिट होगी और ये क्यू वैल्यू आप निकाल सकते हो कि जब मैं यहाँ पे क्यू वैल्यू निकालूंगा जस्ट मैं ये तो लिख दूंगा क्यू वैल्यू हो जाएगा जैसे कि आपका mx, है ना, माइनस ऑफ my प्लस m ऑफ अल्फा इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन, है ना। मास डिफेक्ट से तो हो रहा है भाई, जब ये x से y में कन्वर्ट होगा तो एक हीलियम निकलेगा, तो रिएक्टेंट के मास से प्रोडक्ट का मास कम होगा, तो जो डिफरेंस होगा वो एनर्जी में रिलीज हो जाएगा और वही इस रिएक्शंस की क्या हो जाएगी, क्यू वैल्यू हो जाएगी।
ये रिएक्शन हो गया जैसे कि आपकी Q वैल्यू आ गई, तो x y में कन्वर्ट हुआ और ये इस तरह से आपका इसमें चेंज है ना, तो इसमें ये अल्फा डीके में होता है, ये आपका अल्फा डीके हो गया। ऐसे अगर हम बात करें सेकंड बीटा डीके, तो बीटा डीके एक्चुअली दो तरह का होता है, तो पहले मैं यहाँ पे पढ़ूंगा दैट इज द बीटा माइनस डीके, बीटा माइनस डीके है ना। बीटा माइनस डीके का मतलब हो जाएगा इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, कि जब भी आपका बीटा माइनस डीके होगा तो इस पूरे प्रोसेस में क्या चीज इमिट होगी, जैसे आपकी इलेक्ट्रॉन इमिट होगी। जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, जैसे आपका इमिशन हो जाएगा, दिस इज सिंपली इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। इसी को हम नेगेटिव बीटा डीके बोलते हैं, दिस इज सिंपली नोन एज ए नेगेटिव बीटा डीके, नेगेटिव बीटा डीके है ना। तो आपको नेगेटिव बीटा डीके में एक्चुअली होता क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर एक जो प्रोटॉन है ये न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है ना, कि भाई सॉरी न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो नेगेटिव बीटा डीके में न्यूट्रॉन कन्वर्ट इनटू प्रोटॉन, कन्वर्ट इनटू प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस। भाई न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन जो है ना ये प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ये सब चीजें समझनी जरूरी है ना, कि भाई अल्फा डीके में क्या हो रहा है और बीटा डीके में एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, और इलेक्ट्रॉन इसलिए इमिट होता है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटॉन में। कोई भी अगर न्यूट्रॉन है न्यूक्लियस के अंदर तो इट विल कन्वर्ट इनटू द प्रोटॉन, प्लस यहाँ पे एक जीरो -1 E0 इमिट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इमिट हो गया है ना, कि न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएगा, क्योंकि चार्ज तो कंजर्व रहना है ना, तो प्रोटॉन का पॉजिटिव और उसका नेगेटिव चार्ज लेकिन न्यूट्रल होगा क्योंकि न्यूट्रॉन का चार्ज होता है। प्लस यहाँ पे ध्यान रखना एक और चीज रिलीज होती है, वो इंपॉर्टेंट है, एक और सब्सटेंस रिलीज होता है, इसको हम बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो है ना। यहाँ पे एक जो चीज रिलीज हो रही है दिस इज योर एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। इस पूरे रिएक्शंस में न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो एक बीटा पार्टिकल रिलीज हुआ प्लस एक एंटी न्यूट्रिनो रिलीज होता है। तो वो एंटी न्यूट्रिनो रिलीज होने का जो पर्पस है वो पर्पस होता है इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है ना, कि भाई जो एंटी न्यूट्रिनो होता है इसमें नॉर्मली कोई चार्ज नहीं होता है ना, कि भाई एंटी न्यूट्रिनो जो होता है इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। सुबह से हम बोलेंगे एंटी न्यूट्रिनो कैरी नो चार्ज, एंटी न्यूट्रिनो कैरी नो चार्ज, कैरी नो चार्ज, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मास, almost negligible mass, negligible mass है ना, and move with speed of light, with speed of light, speed of light है ना, और has a spin quantum number of half, has a spin quantum number of half, नंबर ऑफ हाफ। इसका स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा, हाफ होगा, और इसका पर्पस ये टू बैलेंस द एंगुलर मोमेंटम, टू बैलेंस एंगुलर मोमेंटम। इस रिएक्शंस में एंगुलर मोमेंटम को ये क्या करता है, बेसिकली आपको कंजर्व होता है ना, तो एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए यहां से एक एंटी न्यूट्रिनो इमिट होता है जिसमें कि कोई चार्ज नहीं होगा, नेग्लिजिबल मास होता है, स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा, इसका स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है वो हाफ होता है ना, और इससे एंगुलर मोमेंटम रिएक्शन की क्या होती है, जैसे कि आपके कंजर्व है ना। तो सिंपल सा कि जब भी बीटा डीके होगा तो एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन में, तो अगर मैं किसी रिएक्शंस में इसको अप्लाई करूं तो मैं जस्ट ऐसा बोल दूंगा कि ये आपका कोई जेड है, इससे एक आपका नेगेटिव बीटा पार्टिकल रिलीज है ना, कि भाई नेगेटिव बीटा पार्टिकल यहाँ से क्या हो गया, कि आपका रिलीज है, तो आपको पता है एक्स वाई में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे जेड प्लस 1 हो जाएगा और ये उतना ही रहेगा, क्योंकि आपको पता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ है ना, जेड में तो एक से बढ़ गया, लेकिन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स तो सेम ही रहेंगे क्योंकि न्यूट्रॉन ही तो कन्वर्ट होकर प्रोटॉन में आया है ना। प्लस यहाँ पे एक आपका इलेक्ट्रॉन इमिट हो गया, प्लस आपका एक एंटी न्यूट्रिनो प्लस एनर्जी। इस रिएक्शंस में भी क्या होगा, जैसे कि आपकी एनर्जी होगी और वो एनर्जी हम निकाल सकते हैं कि अगर मैं क्यू वैल्यू निकालूं तो सेम वैसे यहाँ पे आपका आ जाएगा mx मास ऑफ द एक्स न्यूक्लियस
माइनस आपका हो जाएगा, है ना, यहाँ पे अगर हम लिखें मास जो होगा, दिस इज द मास ऑफ द वाइट न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये आपका मास डिफेक्ट हो गया, इसको 931.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसमें क्या आ जाएगी, इस रिएक्शंस की क्यू है। तो ये आपका होता है बीटा माइनस डी, तो अल्फा डीके, दूसरा आपका हो गया नेगेटिव बीटा डीके, तीसरा एक पॉजिटिव बीटा डीके भी होता है। तीसरे तरह का जो डीके है इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव बीटा डीके, पॉजिटिव बीटा डीके, है ना। इसमें क्या होता है, इमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन, है ना, कि जो पॉजिटिव बीटा डीके होता है, दिस इज द इमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन, इमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन। इस पूरे प्रोसेस में पॉजिट्रॉन क्या होता है, जैसे कि आपका इमिट होता है ना, पॉजिट्रॉन का मतलब हो जाएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, है ना। तो भाई जो इमिशन ऑफ यहाँ पे हो जाएगा पॉजिट्रॉन, मींस इससे जो इमिट होगा, ये क्या इमिट होगा, जैसे कि आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, है ना। मतलब ये जो पॉजिट्रॉन होता है इसका मास तो इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा, लेकिन चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन पॉजिटिव, तो इसी को हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन या एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो पॉजिट्रॉन है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, या इसी को हम बोल सकते हैं एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंटी पार्टिकल ऑफ क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉन, ये आपका इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होगा, है ना। ध्यान रखना जो पॉजिटिव बीटा डीके होगा इसमें जस्ट उल्टा होता है, इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। जब भी पॉजिटिव बीटा डीके होगा देन प्रोटॉन कन्वर्ट इनटू द प्रोटॉन कन्वर्ट इनटू न्यूट्रॉन inside the nucleus, inside the nucleus। भाई न्यूक्लियस के अंदर जो आपका न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है, जैसे कि आपके प्रोटॉन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि आपका न्यूट्रॉन, है ना। तो प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो जस्ट हम ऐसे करेंगे, है ना, कि जब प्रोटॉन आपका न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो जस्ट आपका ऐसा हो जाएगा कि एक प्रोटॉन कन्वर्ट हो गया न्यूट्रॉन में, और प्लस एक यहाँ से 1e0 निकल गया, भाई एक इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकला लेकिन इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव, प्लस यहाँ पे एक इस पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के लिए वी निकलता है, वी को हम बोलते हैं न्यूट्रिनो, है ना। तो ध्यान रखना आपका जब बीटा माइनस डीके होगा तो यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो रिलीज होता है, लेकिन जो बीटा पॉजिटिव डीके होगा तो न्यूट्रॉन रिलीज होगा, दोनों की डिटेल सेम रहेगी, न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो का जो कॉन्सेप्ट होता है एकदम सेम ही, है ना। दोनों में ऐसा कोई फर्क नहीं है, बस ये है कि इस रिएक्शंस में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए न्यूट्रिनो रिलीज होगा, और जो नेगेटिव बीटा डीके होगा उसमें क्या रिलीज होता है, जैसे कि आपका एंटी न्यूट्रिनो, है ना। ये आपका आगे ऑब्वियस बात है कि इसी को अगर मैं अप्लाई करूं किसी इक्वेशन में, तो सपोज कोई जेड एक्स है, तो अगर ये कन्वर्ट होगा तो ये वाई में कन्वर्ट होगा तो जेड में 1 माइनस हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो तो एक चार्ज कम हो गया ना, जेड माइनस 1 हो गया, लेकिन ये सेम ही रहेगा, प्लस आपका हो जाएगा 1e0 प्लस आपका न्यूट्रिनो प्लस कुछ एनर्जी, इस रिएक्शंस में भी क्या निकलेगी, जैसे कि आपकी कुछ एनर्जी निकलेगी, और एनर्जी जो होती है वो इसी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है प्रोडक्ट में ही, कोई अलग से एनर्जी नहीं रहती, बल्कि प्रोडक्ट की ही बेसिकली एनर्जी होती है, हाँ। तो ये आपका आ गया, तो इसको अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो इसकी क्यू वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कि जो क्यू वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी जो क्यू वैल्यू होगी जस्ट आप इसमें लिख दोगे वही सेम चीज, भाई mx माइनस आपका हो जाएगा my प्लस me, है ना, इनटू आपका हो जाएगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस टर्म में सब चीज न्यूक्लियस का मास, mx is the mass of the x nucleus, my is the mass of the y nucleus, and me is the mass of the electron। ये पॉजिट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास के क्या होता है, इक्वल होता है, और इसका मास तो बहुत कम होता है, तो इसको हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, है ना। तो ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव बीटा डीके, इसी को हम बोलते हैं डीके ऑफ पॉजिट्रॉन, है ना। एक चीज थोड़ा ध्यान रखना जो मैं अल्फा डीके में बताना भूल गया, दैट इज द जब ये अल्फा डीके होगा, है ना, किसी भी पीएस में अगर हम ऐसा देख लेंगे कि यहाँ पे आपका अल्फा डीके कोई अगर कोई होगा, हाँ, if there is a अल्फा डीके, कहीं भी अगर अल्फा डीके हो रहा है तो आपको तो अभी आपने बोला है कि जेड एक्स से, है ना, ये आपका वाई में कन्वर्ट हो गया, जेड माइनस 2 वाई इंटू ए माइनस 4 हो गया, प्लस आपका यहाँ पे अल्फा पार्टिकल रिलीज हो गया,
है ना, प्लस कुछ एनर्जी की वैल्यू होगी, है ना। तो यहाँ से क्या होगा ना कि जो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी हम लिख सकते हैं। जो ये इमिट होगा अल्फा पार्टिकल, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल लिखूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, है ना। तो आपको पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी आएगी कहाँ से, उस क्यू वैल्यू से। क्यू का कुछ पार्ट इसमें चला जाएगा, क्यू का पार्ट कुछ इसमें चला जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जस्ट एक फॉर्मूला बड़ा यूजफुल होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल होगी ये आपकी हो जाएगी a माइनस 4 इनटू आपका क्यू है, हाँ, कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होगी वो a माइनस 4 इनटू क्या हो जाएगा, आपका क्यू का। तो इसको हम लिख लेंगे जो कि आपका ये इसी इक्वेशन में एनर्जी कंजर्व करके, हाँ, कि भाई एनर्जी कंजर्व करके, क्योंकि अभी आपको पता है कि जो क्यू वैल्यू होगी वो के अल्फा प्लस के वाई तो हो जाएगी, और दूसरा लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर दो। लीनियर मोमेंटम हम क्या कर देंगे, जैसे कि आपका कंजर्व कर दो, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो रिलेशन आ जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी जब अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, जैसे कि आपकी होगी। तो जहां पे आपने अल्फा डीके पढ़ा है इसके आगे हम ये रिलेट कर सकते हैं, राइट। ये कर सकते हैं। तो ये आपके तीन तरह के हमने डीके पढ़े, अल्फा, बीटा माइनस एंड बीटा पॉजिटिव। ब्लड क्यों आ रहा है? ठीक है, ये आपका इस तरह से है, तो ये हमने इसको डिफाइन किया इस तरह से। इसके बाद आते हैं जो नेक्स्ट चीज है आपकी, दैट इज योर, एक होता है प्रोसेस जिसको कि हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर, दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस, है ना। तो भाई गामा डीके के बारे में भी बात करेंगे, फिर इसके बाद जो चीज हम पढ़ते हैं, वी स्टडी द इलेक्ट्रॉन कैप्चर, है ना, वी स्टडी द इलेक्ट्रॉन कैप्चर। भाई इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या होता है, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन कैप्चर? इलेक्ट्रॉन कैप्चर इज द प्रोसेस in which orbital electron is captured by nucleus। कई केस में न्यूक्लियस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर। एंड डॉटर न्यूक्लियस will be same as produced in positron decay, positron decay। मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा आपको कि इसकी जो डॉटर न्यूक्लियस प्रोड्यूस होती है वो सेम होती है जैसा पॉजिट्रॉन डीके में होती है ना। एंड इलेक्ट्रॉन कैप्चर इट इज always followed by characteristic X-ray, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, है ना। ये इसके कॉन्सेप्ट कि भाई कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो प्रोसेस इन विच ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इज कैप्चर्ड बाय न्यूक्लियस, है ना, इसी को हम इलेक्ट्रॉन कैप्चर बोलते हैं। डॉटर न्यूक्लियस विल बी सेम एज प्रोड्यूस्ड इन द पॉजिट्रॉन डिके, इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, है ना, कि भाई इसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे इमिट होती
मैं जस्ट ये बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर में अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो के शेल कैप्चर पढ़ रहे हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन कहीं से भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर चांसेस होते हैं कि के शेल का इलेक्ट्रॉनिक कैप्चर जो न्यूक्लियस के क्लोज होता है। तो क्या होता है एक्चुअली में कि जैसे आपका ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ आपका ये के शेल है ना, एल शेल भी हो सकता है, एम शेल भी हो सकता है, तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर वैसे कहीं से भी हो सकता है, लेकिन मेनली हम के शेल ही पढ़ते हैं ऐसा आपका आंसर। तो ये जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसको कई बार इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ने कैप्चर कर लिया, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको न्यूक्लियस ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, है ना, तो के शेल में वैकेंसी क्रिएट होगी। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो जब ये के शेल को कैप्चर कर लेगा तो आपको पता है कि जो डॉटर न्यूक्लियस बनेगी, जैसे मैं अगर बोलता हूँ कि जेड एक्स है ना, तो ये वाई में कन्वर्ट होगा। तो वाई में क्या चेंज आ जाएगा, आपको पता है जेड माइनस वन ही तो हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे आ गया तो चार्ज की वैल्यू तो कम होगी, यहाँ पे क्या गया, आपका जेड माइनस वन आ गया, ये आ गया, है ना, प्लस आपका यहाँ पे आपका जो एक इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएगा, है ना, यहाँ पे आपका एक 1e0 इमिट हो, है ना भाई, 1e0 यहाँ से क्या होगा सके आपका इमिट हो, है ना। अब बता कि देखो डॉटर न्यूक्लियस ऐसी तो पॉजिट्रॉन में भी होता है ना, ये तो वैसे कि आपका बीटा माइनस डीके है, जो पॉजिटिव बीटा डीके था उसमें भी तो ऐसे होता है कि जेड वन से कम हो जाता है। वही बोल रहा हूँ कि डॉटर न्यूक्लियस विल बी सेम एज प्रोड्यूस्ड इन द पॉजिट्रॉन डीके। और हमेशा जब भी इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा तो आपको एक्सपेरिमेंटली पता कैसे लगेगा कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर चीज विजिबल थोड़ी है। तो ये पता तब चलता है कि के शेल में जैसे वैकेंसी क्रिएट होगी, आपको पता है हायर शेल से इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा। तो जब ये के शेल में वैकेंसी क्रिएट होगी और यहाँ से आएगा, यहाँ से एक एक्सरे प्रोड्यूस होगी ना, इसी को हम बोलेंगे के अल्फा एक्सरे। ये क्या हो जाएगा आपका के अल्फा एक्सरे, यहाँ से एक्सरे इमिट होगी, इसी को हम बोलेंगे आपका के अल्फा एक्सरे। तो के अल्फा एक्सरे इमिट होगी। तो हमेशा जब इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है तो हमेशा वो फॉलो करेगा एक कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे इमिट हो। मैंने के अल्फा लिखा है, आपका के बीटा भी हो सकता है ना, के गामा भी हो सकता है, कोई भी इमिट हो सकती है ना। तो इसी फिनोमेना को हम क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ये आप एक टर्म आ गया जो कि आपको जानना होगा। इसके बाद एक लास्ट चीज, है ना, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं आपके वी टॉक अबाउट द गामा डिके। यहाँ पे हम आ जाते हैं आपके गामा डिके के बाद। तो सिंपल सा भी बोलते हैं कि जो गामा डिके होता है दिस इज ऑलवेज फॉलोड बाय अल्फा एंड बीटा डिके। जो आपका गामा डिके होगा, गामा डिके इज ऑलवेज फॉलोड बाय अल्फा एंड बीटा डिके, ऑलवेज फॉलोड बाय अल्फा एंड बीटा डिके। कि जब भी आपका अल्फा एंड बीटा डिके होगा तो उसके बाद गामा डिके भी होगा, ना कि अल्फा एंड बीटा डिके के बाद क्या होगा आपका एक यहाँ पे गामा डिके होगा, है ना। तो सिंपल सा जब कोई स्टेट पे होगा इज इन एक्साइटेड स्टेट, जैसे एटम एक्साइटेड स्टेट में होता है, न्यूक्लियस की भी एक्साइटेड स्टेट होती है, इज इन एक्साइटेड स्टेट, है ना, एंड spontaneously emits gamma radiation and comes to ground state, है ना। कि जब भी आपका कोई न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट पे होगा तो स्पॉन्टेनियसली गामा रेडिएशन इमिट करता है, और किसमें आता है आपके ग्राउंड स्टेट में आता है ना। तो ग्राउंड जो गामा डीके का कॉज है वो ये है कि एक्साइटेड स्टेट से न्यूक्लियस के ग्राउंड स्टेट में, इससे आपका गामा रेडिएशन इमिट होता है। ध्यान रखना किसी भी रिएक्शंस में ज्यादातर गामा रेडिएशन है, ज्यादातर रेडिएशन जो होते हैं गामा होते हैं और बहुत हार्मफुल होते हैं, है ना, इसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत हाई होती है ना, कि गामा रेडिएशन की पेनिट्रेटिंग जैसे होता है ना, न्यूक्लियर रेडिएशन हार्मफुल है तो अल्फा बीटा उतने हार्मफुल नहीं होते, कि गामा ज्यादा हार्मफुल। तो एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे कोई सब्सटेंस है
मे बी हम यहाँ पे ले सकते हैं जैसे कि आपका यहाँ पे कोई सब्सटेंस है 5 बोरॉन 12, हाँ, इससे कोई बीटा माइनस डीके होता है, इससे बीटा माइनस डीके जब होगा तो 5 से 1 बढ़ जाएगा ना, फिर कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, ये 6 से 12 में कन्वर्ट हो गया। तो जब ये 6 से 12 में कन्वर्ट होगा बीटा माइनस डीके के बाद, तो ये हायर एक्साइटेड, ये आपका किसमें होगा, बेसिकली आपके एक्साइटेड, कोई चीज डीके होके बनती है तो एक्साइटेड स्टेट में होती है। तो जब ये एक्साइटेड स्टेट से कंडीशन करेंगे, तो मैंने बोला हमेशा जो गामा डीके फॉलो कर, जैसे बीटा कोई डीके हुआ तो जो फ्रेश न्यूक्लियस फॉर्म होगा एक्साइटेड स्टेट में होगा, जैसे ग्राउंड स्टेट में आएगा इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है मे बी, यहां से रेडिएशन, इसी को हम बोलते हैं गामा। वही दोनों का एनर्जी का अगर 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी डिफरेंस है तो यहाँ से रेडिएशन मीट होगा, इसी को हम बोलते हैं जैसे कि आपकी गामा रेडिएशन है। तो ये मैंने कुछ रेडिएशंस के बारे में आपको बताया है, एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है कि भाई कोई भी अगर रेडिएशंस होंगे तो उसके बेसिक जो टाइप्स है वो यही, अल्फा, बीटा माइनस, बीटा पॉजिटिव, समटाइम्स इलेक्ट्रॉन कैप्चर एंड लास्ट में आपका ये गामा रे, है ना। तो इसी से सारी चीजें क्या होती है, जैसे कि आपकी रेडियो एक्टिव में यही चीज सेल्फ इमिट होती है, इसी का सेल्फ इमिशन को हम क्या बोलते हैं, जैसे कि आपकी रेडियो एक्टिव, ये जो एमिशन निकल रहे हैं इसका जो सेल्फ इमिशन होता है अपने आप इमिट होते हैं, इसी को हम बोलते हैं जैसे कि आपकी रेडियो एक्टिव। तो आपको पता है रेडियो एक्टिविटी के कुछ लॉज होते हैं, है ना, ये सब चीजें रेडिएशंस कौन से इमिट होंगे, इसको पढ़ने के बाद वी स्टडी द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, भाई जो रेडियो एक्टिविटी है ये कौन से बेसिक लॉज को फॉलो करें, है ना। जो नेक्स्ट चीज हम से पढ़ते हैं वी स्टडी द लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ये हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी, भाई रेडियो एक्टिविटी कौन कौन से बेसिक लॉज को फॉलो करेगी, है ना। तो ध्यान रखना कि जो रेडियो एक्टिविटी होता है ना कुछ 3-4 लॉ को फॉलो करता है। जो सबसे पहला लॉ होता है कि रेडियो एक्टिविटी इज ए स्पॉन्टेनियस एंड रैंडम फिनोमेना, रैंडम फिनोमेना, ये आपका एक स्पॉन्टेनियस और रैंडम फिनोमेना है। मतलब कब कोई रेडियोएक्टिव में न्यूक्लियस जो होगा उससे मिक्स होंगे रेडिएशंस या डिके होगा, इसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। रेडियोएक्टिविटी स्पॉन्टेनियस और रैंडम फिनोमेना होता है, इसके बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता कि कौन सा न्यूक्लियस डिके होगा, है ना, या होगा या नहीं होगा। और स्पॉन्टेनियस एंड रैंडम फिनोमेना। दूसरा रेडियो एक्टिविटी इज ए न्यूक्लियस फिनोमेना, न्यूक्लियस रिलेटेड फिनोमेना, न्यूक्लियस रिलेटेड फिनोमेना independent of physical and chemical conditions, independent of physical and chemical conditions, and chemical condition। ये भी ध्यान रखना कि भाई इसका जो रिलेशन है वो न्यूक्लियस है, क्या फिजिकल या केमिकल कंडीशन से कोई मतलब नहीं होता है कि प्रेशर ज्यादा है कम है, फिजिकल का मतलब ये हो गया, केमिकल मतलब क्या और केमिकल्स के अंदर है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रेडियो एक्टिविटी का सिर्फ रिलेशन किससे है, जैसे कि आपका न्यूक्लियस, उसको फिजिकल या केमिकल कंडीशन से कोई मतलब। और तीसरा तो मेन लॉ है कि रेडियो एक्टिविटी फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, कोई भी रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना जो है रेडियो एक्टिविटी फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ऑर्डर काइनेटिक्स, इसको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब जो रहेगा कि जो इस केस में रेट ऑफ डिके होगा, इस पूरे प्रोसेस में जो रेट ऑफ डिके होगा, रेट ऑफ डिके का मतलब हो जाएगा माइनस dm/dt, है ना, कि जिस रेट से डिके हो रहा है न्यूक्लियर
है ना, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन, है ना, जो रेट ऑफ डिके होगा माइनस डी एन बाई डी टी, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन, एन इज द नंबर ऑफ undecayed number of undecayed nuclei at an instant. इसी इंस्टेंट में नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई जितने ज्यादा होंगे रेट ऑफ डिके उतने ज्यादा होगा। तो सिंपल से यही एक लॉ है इसमें, ये रेट ऑफ डिके होगा दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन, कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई होंगे रेट ऑफ डिके उतने ही ज्यादा, हाँ, उतने ज्यादा क्या होगा सर कि आपका रेट ऑफ डिके, राइट। तो पूरे का पूरा जो फॉर्मूले हैं वो इसी के ऊपर बेस्ड है, dn by dt is directly proportional to the n, हाँ, लिख लो पहले आपसे। और इसी के बेसिस पे फर्दर हम फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं, है ना, किसी बेसिस पे फर्दर हम फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे कि भाई जो रेट ऑफ डिके होगा, है ना, यहाँ पे अगर हम ध्यान दें जो रेट ऑफ डिके होगा दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन, है ना। तो ऐसे से फर्दर हम कर सकते हैं कि जैसे मैं बोलूं इस तरह से कि कोई भी यहाँ पे सपोज किसी भी टी नॉट टी इक्वल टू 0 टाइम पे, वह टी इक्वल टू 0 टाइम पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई यहाँ पे एन नॉट, है ना, और इसमें कोई डिके हो रहा है ना, कि एन नॉट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे और ये क्या हो रहा है, क्या आपके डिके हो रहा है। तो आपको ये निकालना होता है कि टी इक्वल टू 0 पे अगर एन नॉट थे एंड फाइंड आउट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके होने के बाद किसी टी टाइम पे अगर एन हो गए तो एन की वैल्यू कितनी, अगर टी इक्वल टू 0 पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एन नॉट थे तो किसी टी टाइम पे एन कितने होंगे, तो इससे निकाल। अभी तो आपने पढ़ा कि माइनस डी एन बाई डी टी की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन। तो जैसे हम प्रोपोर्शनल साइड आएंगे यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगी, इसी को हम बोलते हैं डीके कांस्टेंट, डी एन बाई डी टी की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस लैम्डा, एंड दिस लैम्डा इज नोन एज अ डीके कांस्टेंट, दिस इज सिंपली नोन एज ए डीके कांस्टेंट। और इसी को आप इंटीग्रेट कर दो, तो यहाँ से आपका आ जाएगा डी एन बाई एन इक्वल टू हो जाएगा माइनस लैम्डा, इसको आप इंटीग्रेट कर दो ऐसे। तो टी इक्वल टू 0 पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एन नॉट थे और किसी भी टी टाइम पे आपको नंबर ऑफ न्यूक्लियाई निकालना, लॉग में आंसर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ln ऑफ n बाई n इक्वल टू माइनस लैम्डा टी, है ना, लॉग को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर देंगे, तो यहाँ से n एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा, वे किसी टी टाइम पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हो जाएंगे n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी, है ना। तो एक्सपोनेंशियली नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कम होती है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई किसी टी टाइम में धीरे-धीरे कम होते जाएंगे, तो किसी भी टी टाइम में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एक्सपोनेंशियली डिक्रीज, है ना। तो इसका अगर मैं ग्राफिकली प्लॉट करूं इससे, तो भाई n का टाइम के साथ ग्राफ कैसा होगा, टाइम के साथ अगर हम ग्राफ प्लॉट करें यहाँ पे, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई वर्सेस टाइम, n का हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं टाइम के साथ, तो t इक्वल टू ऑफ न्यूक्लियाई कितने थे n नॉट, और धीरे धीरे डिक्रीज होके लॉन्ग टाइम के बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 0 हो जाएंगे, तो धीरे धीरे डिके होंगे और लॉन्ग टाइम के बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितना हो जाएंगे 0, तो एक्सपोनेंशियली एक डिक्रीज ग्राफ है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना कि हम कुछ टर्म डिफाइन करते हैं, एक टर्म होता है हाफ लाइफ, हाफ लाइफ हम जानते हैं कि भाई जिस टाइम के बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अपने इनिशियल वैल्यू के हाफ हो, भाई जिस टाइम के बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अगर पहले एन नॉट थे तो जिस टाइम के बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अपनी इनिशियल वैल्यू के हाफ हो जाए उसी को हाफ लाइफ बोलते हैं, यहाँ पे एन नॉट बाई 2 हो जाए, हाफ लाइफ निकाल लेंगे हम यहाँ से कि भाई जिस टाइम पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अपने इनिशियल वैल्यू के हाफ हो जाए, लॉग एन बाई एन नॉट इक्वल टू अभी आपने डिफाइन किया है ना, माइनस लैम्डा टी, है ना। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे आप
तो यहाँ से हाफ लाइफ की वैल्यू आ जाएगी, एन की वैल्यू n0 by 2 पुट कर, यहाँ से ln ऑफ हाफ आ जाएगा इक्वल टू माइनस लैम्डा, ये टाइम की वैल्यू टाइम हाफ लाइफ, यहाँ से हाफ लाइफ की वैल्यू हम जानते हैं कि हाफ लाइफ की वैल्यू ln 2 by लैम्डा होती है, दिस इज द हाफ लाइफ। किस टाइम के बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अपने इनिशियल वैल्यू में क्या हो जाएंगे, हाफ। एक तो आपने डिफाइन किया हाफ लाइफ, दूसरा हम डिफाइन करते हैं है ना कि व्हाट इज द मीन और एवरेज लाइफ, एवरेज लाइफ। तो जो आपकी मीन या एवरेज लाइफ होगी, है ना, इसका मतलब जस्ट ये हो जाएगा कि मीन या एवरेज लाइफ आप निकालोगे ना कि एवरेज, तो इसकी वैल्यू हम इस तरह से निकालते हैं, एन डी टी बाई इंटीग्रेशन बाई एन नॉट कर दो, टोटल नंबर ऑफ इनिशियल न्यूक्लियर से डिवाइड कर दोगे और इसको जीरो से इंटीग्रेट कर, तो इस टर्म से आएगा मीन एवरेज। किसी भी चीज के एवरेज निकालने के लिए फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स बाई टोटल टर्म्स को से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ से टी एवरेज की वैल्यू जो आएगी सब कैलकुलेट करने के बाद ये 1 बाय लैम्डा है ना। तो जो एवरेज लाइफ होती है वो लैम्डा के क्या होती है, जैसे कि आपकी रेसिप्रोकल। जो मीन या एवरेज लाइफ होती है इसी को कई बार हम टाउ सिंबल से भी शो करते हैं, दिस इज समटाइम्स नोन एज अ टाइम कांस्टेंट, एक ही चीज होती है। तो मीन या एवरेज लाइफ जो होगी 1 बाय लैम्डा हो जाएगी। जैसे मैंने बोला हाफ लाइफ के बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n नॉट बाय 2 हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे एक मीन या एवरेज लाइफ ले लूं तो इसके बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n नॉट बाय e हो जाएगी, है ना। आप यहाँ से निकालो, भाई n इज इक्वल टू यही तो है, n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। तो अगर मैं टाइम की वैल्यू 1 बाय लैम्डा पुट कर दूं तो n की वैल्यू आपकी हो जाएगी n नॉट इंटू e पावर माइनस 1 मींस n नॉट बाय e हो जाएगा। हाँ, तो एक एवरेज लाइफ के बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितना जाता है, n नॉट बाय e डिफाइन कर लिया। और दूसरा हमने क्या डिफाइन कर दिया, मीन या एवरेज लाइफ। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, उसको हम इस तरह से लिखते हैं, है ना, उसको भी आप ध्यान रखना कि भाई किसी भी केस में किसी भी टी टाइम अगर आपको दिया हुआ है और हाफ लाइफ दिया हुआ है तो हम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, हाँ, कि भाई किसी भी केस में अगर इस केस में आपको नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, हाँ, इस तरह से कि भाई यहाँ पे आएगा टू n नॉट इंटू हाफ की पावर n, है ना। दिस इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आफ्टर n हाफ लाइफ, number of nuclei remain after n half life, n half life। भाई n half life के बाद सिंपल में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचते हैं, तो भाई अगर 1 लाइफ है तो n नॉट बाय 2 हो जाएगी, अगर 2 हाफ लाइफ है तो n नॉट बाय 4 हो जाएगी। इसी को कई बार हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज n नॉट इनटू हाफ, स्मॉल n की जगह पे t बाई t हाफ लिख लेते हैं। ये तो हाफ लाइफ है, t टोटल टाइम, टोटल टाइम में कितने हाफ लाइफ है टोटल, वो आपके n की जगह पे लिख देंगे, है ना। ऐसे हम इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, n is equal to n naught into 1 by e की पावर स्मॉल n, या n is equal to n naught 1 by e की पावर कैपिटल T by T हाफ लाइफ, T एवरेज लाइफ, है ना, ये आपका गया। तो दिस इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आफ्टर n एवरेज लाइफ, दिस इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, है ना, रिमेन आफ्टर n एवरेज लाइफ, n एवरेज लाइफ, when n एवरेज लाइफ न्यूक्लियाई सैंपल में कितने बचते हैं, ये काफी एक हैंडी फॉर्मूला होता है जो न्यूमेरिकल्स में क्या होंगे, यूज होंगे। अब ये थोड़ी सी मैथमेटिक्स से उसका रिलेशन है, एक वर्ड यूज होता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ
डिके, है ना, या प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल क्या होता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल की कोई न्यूक्लियस सर्वाइव करता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है फेवरेबल टर्म्स, फेवरेबल टर्म बाय टोटल टर्म, टोटल टर्म। आपको पता है मतलब कितने न्यूक्लियस सर्वाइव कर सकते हैं किसी टी टाइम के बाद, एन नॉट ई टू पावर माइनस लैम्डा टी, ये तो बच गए किसी भी टी टाइम के बाद। और टोटल टर्म्स कितने बच सकते थे, पूरे के पूरे एन नॉट बच सकते थे, जो आपने बोला ना रैंडम है, तो हो सकता है एक भी न्यूक्लियर दिखे ना, तो जो फेवरेबल टर्म्स हैं इतने बच सकते हैं, और हो सकता है कि कोई भी नहीं बचे, सारे दिखे। यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल जो होगी आपका ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल जो होगा ई माइनस लैम्डा टी, तो ये तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल हो गया, आपने 10th क्लास को जो प्रोबेबिलिटी थोड़ी बहुत पढ़ी है उसी की बेसिस पे। ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके आ जाएगी, है ना, कि हम यहाँ जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल पढ़ रहे हैं वैसे हम यहाँ पढ़ सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके 1 से माइनस कर देंगे इसको, है ना, अगर हम यहाँ पे बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके, तो कितने डिके हो जाएंगे उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके, ये जो चीज है वो क्या है बेसिकली आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल, राइट। तो कई बार इसके बारे में क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल, है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना, तो थ्योरेटिकली ये चीजें आपको आनी चाहिए। Yeah. Probability of decay and probability of survival. Yeah, probability of decay and probability of survival. इसके बाद हम आते हैं जो नेक्स्ट चीज आपकी, है ना, ये सारी चीजें जानने के बाद, है ना, probability of decay, probability of survival जानने के बाद एक टर्म हम यूज करते हैं एक्टिविटी, एक्टिविटी। उदाहरण में जो एक्टिविटी होती है ये रेट ऑफ डिके को ही एक्टिविटी बोलते हैं, रेट ऑफ डिके जो होता है इसी को हम एक्टिविटी बोलते हैं, है ना। रेट ऑफ डिके का मतलब हो जाएगा जो ये पूरा ये टर्म है माइनस डी, इसी को आप एक्टिविटी बोलते हैं। तो जो एक्टिविटी होती है इसको ए से शो करते हो आप, और ये माइनस डी एन बाई डी टी हो। अभी आपने पढ़ लिया एक्टिविटी की वैल्यू लैम्डा टी तो हो जाएगी, हाँ, कि जो सॉरी लैम्डा एक्टिविटी की वैल्यू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा, ये आपका हो जाएगा लैम्डा इनटू एन सबसे पहले, हाँ, ये एक्टिविटी होती है माइनस डी एन बाई टी, लैम्डा एन के इक्वल होता है, और एन की वैल्यू आप यहाँ पर, एन की वैल्यू किसी टी टाइम के बाद एन नॉट इनटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, तो किसी टी टाइम के बाद दिस इज द एक्टिविटी, और जो लैम्डा एन नॉट है ये इनिशियल एक्टिविटी हो जाएगी, ये जो लैम्डा एन नॉट है इसको हम ई नॉट लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ए इनिशियल एक्टिविटी, हाँ, एक्टिविटी एट टी इक्वल टू 0। अल्टीमेटली एक्टिविटी का फंक्शन भी सेम वैसे ही आ गया, ए इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, अगर इनिशियल एक्टिविटी उसकी ए नॉट थी जो कि लैम्डा इनटू एन नॉट के इक्वल हो, तो किसी टी टाइम पे जो एक्टिविटी होगी वो लैम्डा इनटू एन हो जाएगी, वो इसकी वैल्यू आ जाएगी, है ना। और एक्टिविटी की थोड़ा सा यूनिट आप ध्यान रखना, जो एक्टिविटी होता है इसकी 3 तरह की यूनिट हम पढ़ते हैं, एक तो हम पढ़ते हैं बैक्वर्ड, स्पेलिंग आप चेक कर लें, ये एक्टिविटी की अगर मैं यूनिट की बात करूं, भाई किस यूनिट में हम इसको शो करते हैं, पहली जो यूनिट होती है वो आपकी होती है बैक्वर्ड, और 1 बैक्वर्ड इक्वल टू जो होता है वो 1 डीपीएस होता है, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। एक्टिविटी रेट ऑफ डिके है ना, तो नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड इज एक्टिविटी होगी, तो 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड क्या होता है 1 बैकवर्ड, है ना, तो पहली यूनिट तो बैकवर्ड होगी। दूसरी जो इसकी वो आपकी होती है क्यूरी, 1 क्यूरी,
है ना। 1 क्यूरी की जो वैल्यू होती है वो 10⁶ डीपीएस है ना। 1 क्यूरी की जो वैल्यू होती है ये कितनी होती है, जैसे आपकी 10⁶ डीपीएस है ना। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करें, है ना। तो ये आपका हो गया 10⁶ डीपीएस। और एक आपका आ गया 1 रदरफोर्ड, ये आपका होता है 3.6 इंटू, ये 3 यूनिट हम इसमें पढ़ते हैं, बैक्यूरेल, क्यूरी, रदरफोर्ड। हाँ, बैक्यूरेल, क्यूरी एंड रदरफोर्ड। हम तो कई बार एक्टिविटी किसी भी टर्म्स में दे सकते हैं, उसको आप थोड़ा सा ध्यान रखें किस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। लिख लो पहले। हाँ, किस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं, है ना। तो भाई इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट यूनिट सिस्टम को हम डिफाइन करते हैं। है ना। तो ये आपके कुछ रेडियो एक्टिविटी की बेसिक थ्योरी। मैं कुछ न्यूमेरिकल्स दे रहा हूँ, उसको थोड़ा सा अटेम्प्ट करो, अपने आप आपको ये सारी चीजें आती होंगी। तो 1 बाय 1 करके न्यूमेरिकल्स इसके करते हैं। Okay, you can go for this question.
हाँ मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ आंसर, आपके आंसर चेक कर लेता हूँ, एक मिनट वेट फॉर मोमेंट। है ना, मोस्टली आपका आंसर सही है। हाँ वरिशा सही है, निमिषा आपका आंसर सही है। हाँ ये तो सही क्वेश्चन था, ये तो सीधे फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है ना, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है ना। अभी तो आपने फॉर्मुला पढ़ा, तो आपने फॉर्मुला पढ़ा कि जो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होगी के अल्फा, है ना, इसकी वैल्यू आपकी क्यू इंटू ए माइनस फोर बाई ए हो जाएगी। जस्ट ऐसे वैल्यूज तो पुट करनी है आपने, वैसे आपका जो ए ऑप्शन था वो सही था, है ना, ये ऑप्शन सही था। ध्यान रखना थोड़ा सा यहाँ पे ये गलत है थोड़ा सा, है ना, ये रदरफोर्ड होता है, वन आर एच, और ये चीज क्वेरी होती है, इसको करेक्ट कर लेना। यहाँ पे 3.7 होता है ना, कि वन बैकफुल इज इक्वल टू 1 dps, वन रदरफोर्ड इज इक्वल टू 10.6 dps, एंड वन क्वेरी इज इक्वल टू 3.7 into 10 ये कई बार ये बड़ा क्रिटिकल चीज है, तो इसको एक बार करेक्शन कर लेना, है ना। ये ऑप्शन इस सॉल्व का सही था, है ना, कि अभी जो क्वेश्चन दिया था उसका ये ऑप्शन क्या है बेसिकली आपका सही है ना। और क्वेश्चन करते हैं। ओके ओके, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है।
आप सेकंड पार्ट का आंसर बता दो, फर्स्ट पार्ट तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे। जो कार्बन डेटिंग होती है ना, इसी के ऊपर बेस्ड होती है। कार्बन डेटिंग इज बेस्ड ऑन दिस। कल मैं आपको एक इसका असाइनमेंट भी सेंड कर दूंगा। एक हाफ क्वेश्चन का तो मैंने मॉडल फेस पे भेजा था, हाफ अभी बचा हुआ है, तो उसको ही भेज दूंगा तो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, है ना। इस तरह से कार्बन डेटिंग हम करते हैं ना, तो एज ऑफ द रॉक निकाल सकते हैं ना, किसी भी चीज की एज जो निकालते हैं वो इसी को निकालते हैं हम इसमें, है ना। कि भाई किसी भी चीज की एज ऑफ द रॉक जब आप निकालोगे तो इसी प्रोसेस से हम निकालते हैं, है ना। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, पहली बात तो रिएक्शन एकदम आसान है। दिस इज द पॉजिट्रॉन डिके होगा, बीटा प्लस डिके। इस पूरे प्रोसेस में बीटा प्लस डिके होगा, है ना, क्योंकि पोटेशियम इनिशियली था, है ना, 19K40, और ये कन्वर्ट हो गया आर्गन में, जो कि स्टेबल है। वे पोटेशियम अनस्टेबल है, ये स्टेबल, तो आर्गन 1840 में कन्वर्ट हो गया। तो आपको पता है कि जेड से Z-1 हो गया ना, तो पॉजिट्रॉन डिके तो होगा 1E0, और जब पॉजिट्रॉन डिके होगा तो यहाँ पे एक न्यूट्रॉन रिलीज होगा। अगर आप यहाँ पे न्यूट्रॉन नहीं लिखते हो तो इक्वेशन गलत है, ये फिर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा इक्वेशन। हाँ, अब ये बोल रहा है कि जो ओरिजिनल जब मून में ये रॉक हम फॉर्म होगी तो उस टाइम सिर्फ इसमें पोटेशियम है ना, कि जब T=0 पे ये फॉर्म हुई होगी तो इस रॉक में सिर्फ पोटेशियम। लेकिन एट प्रेजेंट एज पे जब अगर हम बात करें, जब जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें पोटेशियम जो रेशियो है ना, इसमें पोटेशियम एंड ऑर्गन का, है ना, इनिशियली जो है 1 by पोटेशियम एंड ऑर्गन रेशियो 1:7। या इसमें रेशियो जो है पोटेशियम एंड ऑर्गन का कितना है, 1:7। मतलब 1 पार्ट अगर पोटेशियम है तो 7 पार्ट जो है वो आर्गन, है ना। वो डिके हो चुका है ना, धीरे धीरे डिके होके कन्वर्ट हो गया है। तो एट प्रेजेंट टी टाइम पे आपका ये
तो टी इक्वल टू 0 पे तो पूरा का पूरा पोटेंशियल था, मतलब पोटेंशियल को ऐसा सकता था ना कि वो 8 पार्ट था, पोटेंशियल जो 8 पार्ट था अब 1:7 में कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल 8 से 1 हो गया और जो पोटेंशियम कन्वर्ट होकर आर्गन में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट आ गया। तो देखो कि पोटेशियम जो है उसी पे अगर हम कंसंट्रेट करें, ये 8 से 1 हो गया ना पार्ट इसका, तो कितने हाफ लाइफ में हुआ होगा वो ध्यान देना है। अगर ये 8 से 1 हो गया है तो कितने हाफ लाइफ में होगा, पहले ये 8 से 4 हुआ होगा तो एक हाफ लाइफ लग गई, फिर 4 से ये 2 हुआ होगा तो एक हाफ लाइफ और लग गई, और फिर 2 से 1 हो गया तो एक हाफ लाइफ और होगी। तो जो ये टाइम है, ये टाइम जो होगा ये 3 हाफ लाइफ इक्वल है, this time is equal to 3 half life, है ना। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। अगर अभी 1:7 है तो जब ओरिजिनली फॉर्म हुआ होगा तो पूरा का पूरा पोटेशियम ही था, वो 8 था, तो पोटेशियम 8 से 1 रहेगा, तो 8 4 2 1 3 हाफ लाइफ, और एक हाफ लाइफ का वैल्यू उसने दिया हुआ है 1.4 into 10.9 ईयर्स, है ना। तो 3 हाफ लाइफ का मतलब 3 into 1.4 into 10.9 ईयर्स, मतलब 4.2 into 10.9 ईयर्स इसकी एज ऑफ द रॉक, दिस इज द एज ऑफ रॉक। जो रॉक होगी उसकी एज क्या होगी, उसकी आपकी, है ना। तो ये कार्बन डेटिंग होती है कि नॉर्मली जो हाइड्रोकार्बन से चीजें बनी होती हैं उसमें तो कार्बन डेटिंग से ही निकालते हैं सब चीज, भाई एज किसी भी चीज की बतानी है तो उससे से हम करते हैं, है ना। तो ये आपका कॉन्सेप्ट, ये ध्यान रखना, इस तरह से हम कर सकते हैं, है ना। एक तो ये आता है एक वॉल्यूम ऑफ द ब्लड निकालना, कि भाई किसी भी पर्सन के पूरे में कितना ब्लड कंटेन करता है, वो भी हम इससे निकालते हैं, उसके भी माइकस आएंगे, भाई किसी भी पर्सन के बॉडी में कितना वॉल्यूम है ब्लड का। जो मेडिकल एस्पायरेंट्स होते हैं उसको तो बहुत जरूरत पड़ेगी इन सब चीजों में, है ना। रेडियो एक्टिविटी तो बहुत बड़ा पार्ट है मेडिकल साइंस का, है ना, पूरा का पूरा डिपार्टमेंट ही होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, कैन गो फॉर, कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन।
हाँ सही है कृतिका, आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर सही है ना, सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ओके है ना, आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। हाँ सही, कृतिका आपके दोनों पार्ट सही है, सही है। ठीक बता रहे हैं, देखो इसने ये बोला हुआ है कि भाई किसी भी इंस्टेंट में 25% फर्स्ट पार्ट को अगर हम सॉल्व करें, 25% अनडिकेट थे, तो 10 सेकंड में है ना, ये 25 से 12.5%, तो 10 सेकंड हाफ लाइफ भी तो होगा। 25% मतलब एन नॉट बाई 4 से एन नॉट बाई 8 अगर हो रहे हैं, तो ये 10 सेकंड हाफ लाइफ होगा, मतलब इसका हाफ लाइफ 10 सेकंड आ गया। हाफ लाइफ अगर 10 सेकंड है तो मीन लाइफ भी आ जाएगा, क्योंकि हाफ लाइफ की वैल्यू ln2 बाई लैम्डा ही होती है। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू जो आ जाएगी वह ln2 बाई 10 आ जाएगी, और ln2 की वैल्यू 0.693 होगी बाई 10, है ना। और अगर ये चीज है तो एवरेज लाइफ आ जाएगी आपकी, ये एवरेज की वैल्यू 1 बाई लैम्डा ही तो होती है, ये 10 बाई 0.693 आ जाएगा, तो ये आपका 14.43 सेकंड है। फर्स्ट पार्ट आ गया 14.43 सेकंड, है ना। अब सेकंड पार्ट में थोड़ा सा लैंग्वेज का ध्यान रखना। सेकंड पार्ट में अगर आपको लगेगा ना 10 सेकंड ही आंसर होगा तो गलत हो गया ना, तो भाई 25% से 12.5 आया, तो 12.5 से अगला 6.25 10 सेकंड में हो जाएगा, तो 10 सेकंड इसका गलत आंसर, क्योंकि ये बोल रहा है कि 12.5 ओरिजिनल नंबर का नहीं, बल्कि इस रिड्यूस नंबर का 6.25, ये जो रिड्यूस नंबर है ना उसका 6.25, लैंग्वेज आप थोड़ा ध्यान रखना, 6.25% ऑफ रिड्यूस नंबर, ओरिजिनल का 6.25 नहीं, ओरिजिनल का 6.25 अगर पूछा होता है तो इसके बाद से 10 सेकंड के बाद हो जाता है, लेकिन अब इसको 100% मान के उसका 6.25, रिड्यूस नंबर को आप 100% मान लो, उसका 6.25 कब हो जाए, तो रिड्यूस को अगर मैं 100% मान लूं तो 100 से पहले 50 होगा, फिर 50 से 25 होगा, 25 से फिर आपका 12.5 होगा, और 12.5 से फिर 6.25 होगा, एक हाफ लाइफ यहाँ पे आ गई, 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 मतलब 4 हाफ लाइफ आ गई। तो सेकंड पार्ट का जो टाइम होगा दैट इज योर 4 हाफ लाइफ, और हाफ लाइफ की वैल्यू आप पहले निकाल चुके हो, दैट इज 10 सेकंड, तो आपका टाइम दे जाएगा 40 सेकंड। हाँ, 25 से 12.5 जो होगा
ये 10 सेकंड में होगा, इसको अब इसका जो 100% मान के इसका 6.25 फर्दर 40 सेकंड में, सेकंड पार्ट का जो आंसर है दैट इज योर 40 सेकंड। उस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका सेकंड वन। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाँ सही है। पहले और भी किसी ने आंसर भेजा हुआ है, हाँ कृतिका ये आया था, सही है ना। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो एक लास्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं कोई एक, मेरे ख्याल से लास्ट क्लास का आपका क्वेश्चन छूटा हुआ है या देखता हूँ। ओके, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, है ना। आप घर पे इसका कैलकुलेशन कर लेना, वैसे तो आसान क्वेश्चन है ना भाई। सिंपल सा एक्टिविटी का फॉर्मूला लगा लो भाई। ए इक्वल टू क्या होता है, ए नॉट इंटू ई पावर माइनस लैम्डा टी। तो एक्टिविटी 2700 हो गई, हाँ काउंट पर सेकंड का मतलब वो एक्टिविटी था, और ए नॉट की वैल्यू 4750, और ऐसा हो गया जब टाइम की वैल्यू 5 मिनट थी। तो इसको सॉल्व करके लैम्डा आ जाएगा फर्स्ट पार्ट, है ना। और सेकंड पार्ट में एक बार लैम्डा आ गया तो हाफ लाइफ का, हाफ लाइफ की वैल्यू जो होगी ln2/λ, है ना। तो इसका मैं आंसर लिख देता हूँ। इसका जो आंसर आ रहा है, एक बार कैलकुलेट कर लेना, है ना भाई। इसका जो आंसर आ रहा है, जो एक्टिविटी आ रही है वो ये आ रही है 0.1129 मिनट का इनवर्स पर मिनट, है ना। इसका लैम्डा की वैल्यू ये आ रही है, लैम्डा जो होगा वो 0.1129 मिनट इनवर्स आ जाएगा, क्योंकि मिनट में ही टाइम रखा है, इसलिए मिनट मिनट में आ जाएगा। और जो हाफ लाइफ आ रही है ये आपकी 6.14 मिनट आ रही है। तो एक्टिविटी के फॉर्मूले सॉल्व कर लिया। तो आज के लिए इतने काफी है ना। नेक्स्ट क्लास में भी इसी को हम कंटिन्यू करेंगे एक क्लास और, है ना, बिकॉज अभी बहुत सारे कंसेप्ट की प्रैक्टिस बची है।
एक क्लास और लगेगी, जो मेरे ख्याल से इस बार फ्राइडे को तो न्यू ईयर है ना, आपका सैटरडे को है ना, आपका जो क्लास होगा वो दैट विल बी हेल्ड ऑन सैटरडे। तो सैटरडे के दिन इसके क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, है ना। विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर, है ना, कि भाई इसके बाद तो अब न्यू ईयर पे ही क्लास हो, है ना। बाय बाय। Thank you, sir. बाय 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 बाय। Thank you, Varisha. I got your wish. Thanks, Nimisha. Same to you.